नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चे, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1। बच्चों, हमने इस पुस्तक के पहले अध्याय को सार के रूप में समझा था। उसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वे आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आज की वीडियो में हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है ल्हासा की ओर। इसको भी हम सार के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे, सार के रूप में पढ़ेंगे। जो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पहले इसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हुए हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जनपद के पंदाहा गांव में हुआ। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जनपद के पंदाहा गांव में हुआ। इन्होंने काशी, लाहौर, आगरा में रहकर अपनी शिक्षा पूरी की। जो इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया उन्होंने कहा काशी में, लाहौर और आगरा में रहकर। सन 1930 में राहुल जी ने श्रीलंका की यात्रा करने गए। 1930 में राहुल जी ने लंका की यात्रा की। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपना नाम बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख लिया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार था। जो ये लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि भाषाएं ये जानते थे, इसलिए उनको महापंडित भी कहा जाता है। 1963 में इसका देहांत हो गया। इस महान साहित्यकार का देहांत 1963 में हुआ। इनकी रचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? जो राहुल सांकृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की असंख्य विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, आलोचना आदि पर रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं बच्चों। 22वीं सदी वो लगा, 22वीं सदी वो लगा से गंगा, ये कृति इसकी। दर्शन, दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये इसकी एक रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र आदि। राहुल जी ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया है। इस लेखक ने, राहुल सांकृत्यायन ने, बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया है। तो ये इसकी रचनाएं थी। अब हम इसके जो ल्हासा की ओर ये जो पाठ है इसको पढ़ना शुरू करते हैं सार के रूप में। जो प्रस्तुत यात्रा वृतांत में, ये एक यात्रा वृतांत है इसमें ल्हासा की ओर। इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा के इस एक अंश पर प्रकाश डाला है। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा के एक अंश पर इस पाठ में प्रकाश डाला है। वे 1929-30 में लेखक तिब्बत, नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था। जो लेखक हैं 1929 और 30 में तिब्बत, नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासी तिब्बत नहीं जा सकते थे। लेखक ने एक भीखमंगे का ढोंग करके तिब्बत में प्रवेश किया।
इस पाठ में लेखक ने इस ओर तिब्बती समाज की जानकारी दी है कि वह दूसरी ओर लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम मार्ग का यथार्थ वर्णन भी किया है। लेखक कहता है कि वह जिस मार्ग से नेपाल होकर तिब्बत गया था, उसी रास्ते में हिंदुस्तान की चीजें तिब्बत ले जाई जाती थीं। सैनिकों के लिए यह एक मुख्य रास्ता था, इसलिए स्थान स्थान पर पुलिस चौकियां थी और उनमें चीनी सैनिक रहते थे। लेखक इस पाठ में स्पष्ट करता है कि तिब्बत में यात्रियों को अनेक तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। वहां जाति पाति छुआछूत को कोई नहीं जानता, ना ही वहां की औरतें पर्दा करती हैं। अपरिचित होने पर भी वहां के लोग काफी सहायता करने वाले और इज्जत करने वाले हैं। वहां पर आप चाय अपनी इच्छा से बना सकते हैं। मार्ग में लेखक का परिचय मंगोल भिक्षुक सुमति से हुआ, जिसकी वहां काफी जान पहचान थी। रास्ते में जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन, उनका परिचय मंगोल भिक्षुक सुमति से हुआ था, जिसकी वहां काफी जान पहचान थी। भले ही लेखक ने भिखारी का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उसे रहने के लिए सही जगह मिल गई। 5 साल बाद जब लेखक घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से गया, तो किसी ने भी उसे रहने के लिए स्थान नहीं दिया। आगे देखो इस पाठ में क्या वर्णन आया है कि लेखक दोबारा कहते हैं कि उसे मार्ग का सबसे भयंकर ऊंचा रास्ता थोंगला पार करना था। सबसे ऊंचा रास्ता क्या बताया? थोंगला पार करना था। यह एक खतरे की जगह थी तथा इसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट ऊंची थी। उसकी दोनों तरफ मीलों कोई गांव नहीं था, इसलिए डाकुओं की रहने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर डाकू भी रहते थे। तिब्बत में यदि किसी का खून हो जाए तो खूनी को उसकी सजा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे आदमी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई गवाही नहीं देता। लेखक ने बताया कि जो तिब्बत में यदि किसी का खून हो जाए तो खूनी को उसकी सजा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे आदमी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई गवाही नहीं देता। यहाँ कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते रहते हैं। आम लोग जो होते हैं, यहाँ कानून नहीं होने के कारण अपने पास बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते रहते हैं। पहले वे आदमी को मारते हैं और फिर उसके सामान की जांच करते हैं। गांव में जाकर लेखक को पता चला कि पिछले वर्ष थोंगला में एक खून हो गया था। लेखक जहां भी तनाव देखता है वहां भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि लेखक ने एक भिखारी का रूप धारण किए हुए है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी, इसलिए लेखक और उसके साथी सुमति ने 2 घोड़े लड़कोर तक के लिए किराए पर कर लिए। लड़कोर तक 2 घोड़े लिए लेखक और सुमति ने, और वहां किराए पर ले लिए वे 2 घोड़े। कहाँ? लड़कोर तक। कहाँ तक लिए? लड़कोर तक के लिए किराए पर लिए थे। आगे लेखक इस पाठ में बताता है कि उसने सुमति के साथ मिलकर एक जगह चाय भी पी। दोपहर के वक्त दोनों डांडे पर जा पहुंचे। यह स्थान समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचाई पर है। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ तथा हरियाली के दिखाई दे रहे थे। जो ऊंचे चबूतरे होते थे वहां पर पहाड़ बिना बर्फ तथा हरियाली के दिखाई दे रहे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे देवता का स्थान था,
जहां पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग तथा रंग बिरंगे रंगों की झड़ियां थी, अब उतराई का स्थान आ गया था। लेखक धीरे धीरे जो घोड़ा ले रखा था लेखक ने, लेकिन लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, चलने लगा। लेखक ने सोचा कि शायद वह थक गया है, इसलिए वह पीछे रह गया है। एक स्थान पर दो रास्ते फूट रहे थे, एक स्थान से दो रास्ते अलग हो रहे थे। लेखक बाएं रास्ते से 1.5 मील तक आगे चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। वापिस आकर लेखक सही रास्ते से चलने लगा। शाम 4-5 बजे वह गांव पहुंचा। वहां सुमति उनका इंतजार कर रहा था। वह थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहा था। लेखक के बताने पर कि उसका कोई कसूर नहीं है, सुमति शांत हो गया। वह लेखक जो जो रास्ता भटक गए थे, लंगकोर में दोनों को ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल गया, जहां उन्होंने सबसे पहले चाय पी, सत्तू खाया। फिर रात को उनको थुकपा मिला। अब लेखक आगे वर्णन करते हैं कि उसका जो साथी तिंगरी के विशाल मैदानों में पहुंच चुका था, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा लगता था। वहीं पर टिंगरी समाधि गिरी नाम की एक छोटी सी पहाड़ी थी। वहां के गांव में सुमति के बहुत से यजमान थे, जिन्हें वह कपड़े के गड्ढे बनाकर देता था। वह अपने यजमानों के यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहता था। लेखक को लगा कि इस काम में तो 1 सप्ताह लग जाएगा। लेखक ने सुमति को सुझाव दिया कि वह उसी गांव में डंडे बांटे और आसपास के गांव में न जाए। इस गांव में डटे रहे और आसपास के गांव में न जाए, क्यों? इसके बदले में वह उसे लहासा पहुंचकर कुछ पैसे दे देगा और सुमति उसकी बात मान गया। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला और उनको पैदल ही धूप में चलना पड़ा। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी होती है। मनुष्य सूरज की ओर मुंह करके चलता है, जिससे ललाट धूप से जलने लगता है। ललाट होता है माथा, और कंधा बर्फ के समान ठंडा होता है। दोनों ने अपनी अपनी पीठ पर चीजें लादी और डंडा लेकर चल पड़े। सुमति अपने यजमान से मिलने सुमति जो लेखक के साथी, वह अपने यजमान से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने लगा। तिब्बत की भूमि अनेक जागीरों में बटी पड़ी है। इसका भाग मठों के हाथ में है, लेकिन जागीरदार स्वयं खेती करते हैं। सारा प्रबंध एक भिक्षुक करता है। वह जागीरदार के आदमियों के लिए राजा के समान होता है। शेखर बिहार का मुखिया बड़ा सज्जन व्यक्ति था। आगे लेखक कहता है कि उसने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। दोनों एक मंदिर में गए, जहां बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पीठियां रखी हुई थी। वही लेखक का आसन लगाया गया। मोटे कागजों पर लिखी एक पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं होगा। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा। सौभाग्य से सुमति एक दिन बाद वापस लौट आया। दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये बच्चों, ये हमने इस पाठ को सार के रूप में पढ़ा है, सार के रूप में समझने का प्रयत्न किया है। इसके जो प्रश्न है अभ्यास के, ये अभ्यास के प्रश्न है। इसके पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर
भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? थोंगला के पहले की आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के कारण उचित स्थान इसलिए नहीं मिल गया क्योंकि उसके साथ भिक्षु सुमति था। उसकी वहां अच्छी जान पहचान थी। संभव है कि श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया होगा। दूसरा, वह शाम के समय पहुंचे थे। इस समय लोग छग पीकर अपना होश हवास खो बैठते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन लेखक जब 5 वर्ष बाद भद्र यात्री वेश में घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते पर गया तो वहां के लोगों ने किसी अनिष्ट के डर से ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। दूसरा प्रश्न क्या है? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर क्या होगा कि उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। वहां लोग लाठी की जगह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे, इसलिए यात्रियों को अपने जान माल का डर लगा रहता था। डकैत राह पर चलते लोगों को पहले मारते थे, फिर उनकी तलाशी लेते थे। अगला प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? हमने सार के रूप में समझा था कि लंगकोर के मार्ग में लेखक 2 कारणों से अपने साथियों से पीछे रह गया था। एक तो उसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसने समझा कि वह थक गया है, इसलिए उसने मारना उचित नहीं समझा, इसलिए वह अपने साथियों से पीछे रह गया। दूसरा, एक स्थान पर 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक 1-2 मील गलत रास्ते पर चला गया। वहां जाकर पूछने पर पता चला कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था, इसलिए वापस आने पर लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाया और वह अब बहुत देर बाद जाकर अपने साथियों से मिला। अगला प्रश्न है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनकी यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका क्या उत्तर होगा कि लेखक ने शेखर जो विहार है में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका कि क्योंकि वह वहां अकेला रह जाता, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस मंदिर में वह बैठा था वहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। इनमें से प्रत्येक पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं था। वह इन पोथियों का अध्ययन करने लग गया ताकि वह इन पोथियों के विषय को जान सके। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर बनेगा बच्चों कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीय तिब्बत नहीं जा सकते थे। हमने इस पाठ के सार के रूप में पढ़ा था कि उस समय भारतीय तिब्बत नहीं जा सकते थे, इसलिए लेखक को भिखारी बनकर वहां जाना पड़ा। उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई करनी पड़ी। डाकुओं तथा लुटेरों से बचने के लिए भीखमंगों के समान टोपी जीभ निकालकर भीख मांगनी पड़ी। सुस्त घोड़े के कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और गलत रास्ते पर चला गया। भार वाहक न मिलने के कारण उसे अपना सामान पीठ पर लादकर पहाड़ी रास्ते पर चलना पड़ा। बाद में मार्ग में खाने पीने के लिए जो भी मिला उसे खाना पड़ा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जो प्रस्तुत यात्रा वृतांत है लहासा की ओर इस पाठ में बताया गया है कि उस समय का जो तिब्बती समाज था वह कैसा था। तो इसका उत्तर कैसा होगा
क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि उस समय तिब्बती समाज अंधविश्वासों का शिकार था। बौद्ध सन्यासी अपने यजमानों को गंडे ताबीज देते और उनसे पैसे वसूलते थे। समाज में कानून व्यवस्था ना के बराबर थी। लोग खुले आम बंदूक पिस्तौल लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सब कुछ लूट लेते थे। इसलिए रास्ते में यात्रियों को चोर लुटेरों का डर लगा रहता था। गवाहों की कमी के कारण, यानी कोई गवाह ही नहीं देता था उस समय, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती थी। इसके विपरीत तिब्बती समाज में एक अच्छी बात भी थी। वहां जाति पाति छुआछात का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दे में नहीं रहती थी। अपरिचित भी लोगों के घरों में जा सकते थे। यात्रियों को रहने तथा खाने पीने की सुविधा मिल जाती थी। सायंकाल के समय में लोग छंग नामक मादक पेय पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे। यजमान बौद्ध सन्यासियों का आदर सम्मान करते थे। ये तमाम बातें हमें इस तिब्बती समाज की मालूम होती हैं कि उस समय जो तिब्बती समाज था वह कैसा था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो ये 6 प्रश्न करवाए हैं मौखिक रूप से, इन्हें समझने की कोशिश करना है और लिखित रूप से इनके प्रश्नों को हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे और आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।